जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 10 के भाई ये उनके लिए वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास के अंदर आप सभी के लिए मैं 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आया हूं भाई, जो कि आपके क्लास 10 साइंस यानी विज्ञान सेक्शन के वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। अब ये ऐसे 40 क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। और मेरे प्यारे साथी एक बार ध्यान से सुनिएगा, अगर आप सभी को 20 में 20 अंक पूरे लाने हैं, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 आते हैं, 20 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। अगर आपको ये 20 में 20 पूरे मार्क्स लाने हैं तो बस इन दो काम को कर लेना। सबसे पहला काम करना भाई कि आपको जितने ज़्यादा क्वेश्चंस मिले उतनी बार बस उनको देखना है। मतलब देखो, तुम जितने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे हैं, ठीक है, ये सारे तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब इन सारे क्वेश्चन को तुम जितनी ज़्यादा बार तुम देखोगे ना, उतने ज़्यादा ये तुमको लर्न होंगे, याद होंगे, तैयार होंगे। देखो, तुमको सिर्फ कुछ नहीं करना, जितनी ज़्यादा बार क्वेश्चन को देखना हो देखो, बस बार बार वीडियो को देखना हो, बार बार देखो। कभी भी तुम्हें समय खाली मिले, उस खाली समय में बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियोस को देखो। इसके अलावा दूसरा काम क्या करना है, हो सके तो इनकी पीडीएफ अगर तुम्हें कहीं फ्री में मिल जाती है तो पीडीएफ ले लो, वरना नोट कर लो। अगर नोट करने का टाइम नहीं है तो पीडीएफ को ढूंढ लो कहीं से। मैं तो फ्री में इन सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ दूंगा, कैसे दूंगा वो सारी चीजें तुम्हें बताऊंगा। इसके अलावा तीसरा काम अगर कर लेते हो तो भाई ऑब्जेक्टिव में तुम्हें हर सब्जेक्ट में 20 आउट ऑफ 20 लाने से कोई नहीं रोक सकता। करना क्या है, करना सिर्फ इतना है, तुमको केवल हर सब्जेक्ट के 200 क्वेश्चंस तैयार कर लेने हैं। और ये 200 क्वेश्चंस ऐसे हों कि भाई तुमको रटे होने चाहिए। और रटना कैसे, बार बार वीडियो को देखना, ऑटोमेटिक लर्न हो जाएंगे, ठीक है। इतना कर लोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं कि तुम्हारे 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल आज की इस क्लास में आपको 40 क्वेश्चंस बताने वाला हूं, तो चलिए इन 40 क्वेश्चंस को एकदम क्लियर कर लीजिए। एवरी क्वेश्चंस तुम्हारे एकदम माउथ में उसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं और डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई, बताइएगा। पहला प्रश्न आपको दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2027 के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर सभी लोग कमेंट करके जरूर से बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर्मेल्डिहाइड का अणुसूत्र निम्न में से है। देखो 4 ऑप्शन दिख रहा है तुमको, ठीक है। चलिए 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इनमें से फॉर्मेल्डिहाइड का अणुसूत्र कौन सा है। फिर से ध्यान से देखिएगा, एकदम क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि फॉर्मेल्डिहाइड जो है आप लोगों का, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड जो आप लोगों का है, इसका अणुसूत्र क्या होगा भाई साहब, ठीक है। हर एक स्टूडेंट इसका आंसर बताने का ट्राई करेगा कि भाई फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है। देखो, अगर मैं बात करता हूं फॉर्मेल्डिहाइड के क्रियात्मक समूह की, देखो क्रियात्मक समूह क्या होता है, अभी तुमको पता चल जाएगा कि आखिर क्रियात्मक समूह क्या होता है। देखो, जिसके लास्ट में CHO आता है वही भैया तुम्हारा फॉर्मेल्डिहाइड होता है। और ये जो CHO दिख रहा है ना, ये क्रियात्मक समूह होता है। जिसके भी लास्ट में CHO जुड़ा होगा भैया, वो तुम्हारा फॉर्मेल्डिहाइड होगा। क्लियर है। कितने लोगों ने इसका आंसर सही बताया था वो कमेंट करके जरूर से बताएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को बताइए, सेकंड क्या होगा राइट आंसर इसका। क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा कि निम्नलिखित में से एल्कीन है। तुमको यहां पर क्वेश्चन का आंसर बताना है कि इनमें से एल्कीन कौन सा है। देखिए यहां पर तुम्हारे 4 ऑप्शन तुमको दिख रहे हैं, ठीक है। तुमको इसमें बताना है भैया कि एल्कीन कौन सा है, ठीक है। देखो एल्कीन की अगर मैं बात करता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, एल्कीन की अगर मैं बात करता हूं तो एल्कीन में तुमको हमेशा याद रखना है भैया कि एल्केन होता है, सबसे पहले एल्केन होता है, ठीक है। फिर तुम्हारा एल्कीन होता है, इसके बाद तुम्हारा एल्काइन होता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं एल्केन की तो यहां पर सिंगल बॉन्ड होता है। अगर मैं एल्कीन की बात करता हूं, जैसे कि मैं कर रहा हूं यहां पर, इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, किन्हीं भी कह सकते हो किन्हीं 2 कार्बन के बीच में, ठीक है, किन्हीं 2 कार्बन के बीच में। एल्काइन में क्या होता है भाई, तो एल्काइन में किन्हीं 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित में एल्कीन कौन सा होगा, तो यहां पर एल्कीन पूछा गया। ध्यान से अगर तुम अपनी नजरों को यहां डालोगे तो एल्कीन की बात नहीं कर रहा, एल्केन की बात नहीं कर रहा, एल्काइन की बात नहीं कर रहा, बात कर रहा है एल्कीन की। तो एल्कीन के बीच में कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो बस हमारा बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, ये वाला ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। जिसको भी इसका आंसर समझ में आया हो और जिसको भी इसका आंसर पहले से पता था भाई कमेंट करके जरूर से बताएंगे। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास 10
स्टूडेंट के एवरी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन, एवरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सब कुछ तुमको F24 क्लासेस पर मिलने वाला है, ठीक है, विद हैंड रिटन नोट्स के साथ में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भैया कि आघातवर्धता प्रदर्शित करता है। ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन तुमसे कह रहा है आघातवर्धता प्रदर्शित करता है। सबसे पहली बात, आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स ये बताओ कि भाई आघातवर्धता क्या होता है। अगर मैं तुमसे ये कह देता हूँ कि आघातवर्धता जो होता है वो ये होती है कि हम किसी भी चीज़ को जितना ज़्यादा पीटते हैं, जितना ज़्यादा जिस चीज़ को पीटते हैं वो चीज़ उतनी ज़्यादा फैलती चली जाती है, तो वो उसकी आघातवर्धता होती है। और ये जो आघातवर्धता होती है किस में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है धातुओं में। ये किस में पाई जाती है, ये पाई जाती है धातुओं में, यानी मेटल्स में पाई जाती है। किस में पाई जाती है भाई, मेटल्स में। एवरी स्टूडेंट्स ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से रट लेंगे भाई, ठीक है, कि आघातवर्धता कौन प्रदर्शित करते हैं, सारे के सारे मेटल्स यानी धातु। अगर मैं यहाँ धातु की बात करता हूँ तो धातु यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो सारे स्टूडेंट्स कहेंगे भैया तांबा, तो तांबा यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि धातु जो ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाती है, ऐसी धातु जो ठंडे तनु अम्ल से अभिक्रिया कर ले और तुरंत का तुरंत हाइड्रोजन गैस यानी H2 बना दे, तो ऐसी कौन सी धातु होती है, तो वो हमारी जो धातु होती है वो प्यारे साथी वो हमारी होती जिंक। ऑप्शन नंबर सी जिसने भी सही किया था भाई बिल्कुल सही होगा उसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। क्वेश्चन को ध्यान से समझा होगा तो तुमको पता होगा कि ऐसी कौन सी धातु है। इस बार देखो समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों के दोनों क्वेश्चन अगर देखोगे ना तो ऐसा लगेगा एक जैसे हैं पर डिफरेंट, दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है। पहले क्वेश्चन पर अगर तुम अपनी नजरों को डालोगे तो इसमें कह रहा है कि जो धातु है वो भाई ठंडे जल के साथ में अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है, जो धातु तुम्हारा है वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है। और यहाँ पर जो धातु है वो ठंडे जल पहले में ठंडे अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, दूसरे में जो तुम्हारी धातु है मेटल है वो ठंडे जल में अभिक्रिया कर रही है और हाइड्रोजन गैस दे रही, तो तुमको उस धातु का नाम बताना है। प्यारे साथी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा के यानी पोटेशियम, ठीक है। इसके अलावा ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मतलब ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट इन सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेता है, मेरी गारंटी है भाई, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% पेपर में देखने को मिलेंगे। एवरी क्वेश्चंस बस तुम अच्छे से कर लो, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि यहाँ से तुम्हें क्वेश्चन ज़रूर से पेपर में आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा था ऐसी कौन सी धातु है जो ठंडे जल से अभिक्रिया कर लेती है और तुरंत हाइड्रोजन गैस बना देती है, तो वो तुम्हारी पोटेशियम धातु है। इसके अलावा मैंने बताया पोटेशियम तो होती है, इसके अलावा एक और धातु होती है बच्चा, वो होती है सोडियम। और सोडियम को हम लोग Na से जानते हैं, इसको हम लोग K से जानते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए क्वेश्चन नंबर इस बार मैंने थोड़ा सा ढक दिया है ताकि आप क्वेश्चन को पढ़ें और फिर इसका आंसर जब खुद से दें तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम है बच्चा, धावन सोडा का तुमको रासायनिक नाम बताना है। बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन पर नज़र डालें तो कह रहा है सोडियम क्लोराइड, कह रहा है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, कह रहा सोडियम बाइकार्बोनेट, कह रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो धावन सोडे का अगर मैं रासायनिक सूत्र की बात करता हूं तो सभी लोगों को पता होना चाहिए कि इसका जो रासायनिक फॉर्मूला होता है भाई वो होता है NaHCO3। अगर मैं बात करने जाऊं कि NaHCO3 का रासायनिक नाम क्या होता है भाई, रासायनिक नाम, ठीक है, रासायनिक नाम, क्योंकि यहाँ पर तुम अपनी नज़रों को डाल रहे होगे तो तुम्हें पता चल रहा होगा कि भैया ऐसा सर जी यहाँ पर इस टाइप का तो कुछ भी नहीं दिख रहा ऑप्शन में। लेकिन अगर मैं बात करने जाऊँ इसके रासायनिक फार्मूले की तो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और अगर तुम अपनी नज़रों को डालोगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ये इसका दूसरा नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। यानी भाई यहाँ से हमारा ये हो जाएगा NaHCO3, यानी ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसने भी इस ऑप्शन को सही लगाया उसका ये आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है।
तो इसको तुम डालो भाई वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, इसको डालो तुम वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा ढक देते हैं। चलो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है। अब की बार तुमको क्वेश्चन में यानी बताना है कि अम्लीय लवण कौन सा है। ऑप्शन देखो दिख रहे होंगे। ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है। जैसे कि अभी हमने बताया कि क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या होगा कि निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम पहले डिस्कस कर चुके थे, पर जब मैंने कैमरे पर नज़र डाली तो कैमरा चालू ही नहीं था, तो क्लास को दोबारा शूट करना पड़ रहा है, ठीक है। डोंट वरी, हर क्वेश्चन आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। बस क्लास को अच्छे से देखना। और हाँ, जिसको भी इनका पीडीएफ चाहिए है, जिनको ऐसा लगता है कि मैं नोट नहीं करना चाहता हूँ, मैं क्लास को देखने के बाद सीधा मुझे पीडीएफ चाहिए भैया जी, तो आप सभी से मैं इतना कहना चाहूँगा भाई कि अगर आप सभी को इसका पीडीएफ लेना है ना, तो सिर्फ इतना काम करना, आपको एक पैसा देने की जरूरत नहीं, बस इतना काम करना, सारे के सारे स्टूडेंट्स पीडीएफ जिनको लेना है भाई, F24 क्लासेस इंस्टाग्राम पर जाना, मतलब इंस्टा पे जाना, F24 क्लासेस सर्च करना, इस पेज को भैया फॉलो कर लेना, ठीक है। इस पेज को फॉलो कर लेना। फॉलो करने के बाद में आपको इसके बायो में एक लिंक मिलेगा, ठीक है। इसके बायो में लिंक मिलेगा जहां पर आपको इसका पीडीएफ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जाइएगा पहले F24 क्लासेस इंस्टा पे सर्च कीजिएगा, उसको फॉलो कीजिएगा और बायो में इसका पीडीएफ का लिंक तुमको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सिर्फ इतना काम करना है और यहाँ से तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। मैंने जैसे तुम्हें बताया कि सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका था, पर क्लास शूट नहीं हुई थी। तो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वपोषी पोषण के लिए अगर मैं आवश्यक बताता हूं भैया क्या क्या है, तो ज़रा ध्यान से समझिएगा। स्वपोषी पोषण के लिए तुम्हारे पास, मतलब कि स्वपोषी पोषण की क्रिया के लिए CO2 होना आवश्यक है, मतलब CO2 होनी चाहिए, क्लोरोफिल होनी चाहिए, इसके साथ साथ जल होना चाहिए और सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंट यानी उपस्थिति होनी चाहिए। तब जाकर के ये स्वपोषी पोषण की जो क्रिया होती है वो संभव हो पाती है। तो इस तरीके से यहाँ से हमारा जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त में सभी, क्योंकि क्लोरोफिल भी ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी ज़रूरी है और सूर्य का प्रकाश भी ज़रूरी है, इसलिए उपर्युक्त सभी यानी ऑल ऑफ दिस इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी उपर्युक्त सभी इसका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। आप सभी को क्या लगता था, आप सभी कमेंट करके बताएंगे जो भी आपको लगता था। अगला क्वेश्चन है वृक्क का कार्य संबंधित होता है। हर क्वेश्चन को हम थोड़ा सा जल्दी बताने का प्रयास करेंगे ताकि बहुत जल्दी हम लोग क्वेश्चन को कवर अप कर सकें। तो वृक्क का जो कार्य संबंधित होता है प्यारे साथी वो होता है उत्सर्जन से। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। कह रहा है कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या भैया 4 होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि पौधों में जाइलम, अब देखिए ध्यान समझिएगा, एक मिनट इसको हटा दीजिएगा, जाइलम को हटा दीजिएगा और द्वारा को हटा दीजिएगा, ठीक है। तो पौधों में अवशोषित जल व खनिज लवणों का परिवहन किसके माध्यम से होता है। देखिए इतना आता, हटा दीजिएगा, जाइलम को भी हटा दीजिएगा, इसको भी हटा दीजिएगा और द्वारा को भी हटा दीजिएगा। पेपर में जो क्वेश्चन बनेगा वो ऐसा आएगा कि पौधों में जो अवशोषित जल होता है, इसके अलावा जो तुम्हारा खनिज लवण होता है और जो तुम्हारा परिवहन होता है, मतलब खनिज लवण, जल और जो तुम्हारा ये दोनों चीज़ें होती हैं, अवशोषित जल और खनिज लवण, यानी सिंपल शब्दों में बात करूं तो जो तुम्हारे लवण होते हैं और जो तुम्हारा जल होता है, ओके, जो तुम्हारा जल होता है और जो तुम्हारा लवण होता है, इन दोनों का ही अवशोषण पौधों में किसके माध्यम से होता है, तो प्यारे साथी वो जाइलम द्वारा होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा रिपीटेड और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ज़रूर से अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। पीडीएफ चाहिए है तो जो मैंने प्रोसेस बताया है उस प्रोसेस पर कीजिएगा, पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस की। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज़रा अपनी नज़रों को डालिएगा और थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से क्वेश्चन को हम दिखाते हैं ताकि तुमको चीज़ें और अच्छे से विजिबल हो सके, ठीक है। तो एक काम कीजिएगा सारे स्टूडेंट्स,
जिसको भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से पता है भाई, उसका आंसर ज़रूर से आप बताइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 तुम्हारा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो तुमको पता होना चाहिए कि लार में जो हमारा एंजाइम पाया जाता है भाई, वो हमारा होता है एमिलेस एंजाइम। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे 2027 पेपर के लिए, तो हर क्वेश्चन को तुमको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को बताने का कष्ट कीजिएगा कि मूत्र निर्माण होता है। मूत्र का जो निर्माण होता है भाई, वो कहाँ पर होता है, हर एक स्टूडेंट इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, मूत्र का जो निर्माण होता है भाई, वो कहाँ पर होता है, चलिए बताइए मूत्र का निर्माण कहाँ पे होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी वृक्क हो जाएगा। जिसने भी वृक्क लगाया है उसका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। अब थोड़ा सा स्पीड को इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, ताकि क्वेश्चन जल्दी से फिनिश हो और हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पता चल सके। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है प्यारे साथी, वो 3 × 10 की पावर में 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ध्यान से समझिएगा, प्रकाश की चाल किसमें, तो प्रकाश की चाल भैया निर्वात में। निर्मात मतलब निर्वात क्या होता है, सी। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है। तो कह रहा है कि कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, तो प्रकाश की चाल क्या होगी। हमेशा ध्यान रखना ये 3 कंडीशन अगर तुमको दिख जाएं। सबसे पहली चीज़ पूछ दिया जाए कांच में, क्या पूछ दिया जाए, कांच में मतलब कांच में तुमको प्रकाश की चाल पूछ दी जाए और 2 कंडीशन दे दी जाए। सबसे पहली कंडीशन तुमको अपवर्तनांक 1.5 दे दिया जाए। दूसरी कंडीशन ये है कि जो प्रकाश की चाल है प्यारे साथी, वो हमेशा इतनी ही रहती है। तो ये हमेशा अगर दे दी जाए और अपवर्तनांक तुमको 1.5 दे दिया जाए और पूछ दिया जाए कि कांच की प्रकाश की चाल क्या होगी, तो तुमको बिल्कुल आंखों को मीच करके 2.0 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड लगा देना है। और ये क्वेश्चन तुम्हारे हर साल पेपर में आता है, एवरी ईयर ये क्वेश्चन तुमको ज़रूर पेपर में देखने को मिलता है भाई। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़ के जाना 2027 के लिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़िएगा और इसका सही आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। तो मतलब हमको क्या करना है, किसी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाना है। किसी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाना है तो वह कौन सा दर्पण होना चाहिए। देखो 2 ही दर्पण होते हैं। सबसे पहला दर्पण होता है अवतल, दूसरा दर्पण होता है हमारा उत्तल। ठीक है, उत्तल। तो ये 2 ही दर्पण होते हैं भाई। अब इन दोनों में से हमको बनाना है वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब और आभासी बनाना है। कैसा बनाना भाई, वस्तु से बड़ा बनाना है और आभासी बनाना है। तो जब भी कभी आभासी बनाना हो और बड़ा बनाना हो तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास अवतल दर्पण होना चाहिए, तभी बनेगा, वरना नहीं बनेगा। इसको नोट कर लीजिए, हर क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इस बात पर मेरी फोकस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सी लेंस पसंद करेंगे। तो इनमें से कौन सा लेंस आप पसंद करेंगे आपको यहाँ पर बताना है। एक बात मेरी बहुत अच्छे से आप गांठ बांध लीजिएगा कि जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उन सभी क्वेश्चंस की अगर तुमने एक बार और अच्छे से क्लास को दोबारा देख लिया और प्लस इसके साथ में तुमने इसके नोट कर लिए, मतलब नोट्स बना ली, तो मेरी गारंटी है कि क्वेश्चंस तुमको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो बस रिवीजन कर लेना। क्वेश्चन तुमको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। बस मेरी बात जो सुनिएगा, इस क्लास को देखने के बाद एक बार इस क्लास को ज़रूर से देख लीजिएगा, मतलब एक बार इस क्लास को और रिपीट मोड में स्पीड बूस्ट करके देख लीजिएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि भाई आपके हर क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमको जब किसी शब्दकोश को पढ़ना होता है ना, तो हमें छोटे अक्षरों को पढ़ते समय, मतलब छोटे अक्षरों को पढ़ते समय हमको ऐसे में कौन से लेंस की आवश्यकता होती है, किस लेंस के चश्मे की आवश्यकता होती है। तो वो जो हमारा चश्मा होगा वो उस तरीके से क्वेश्चन में, देखिए ऑप्शन थोड़े से आपको अलग दिखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन में आपको कोई लेंस नहीं दिखेगा। ऑप्शन में आपको ऐसा दिखेगा कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस, तो ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे। तो यहाँ से हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा कि ऑप्शन नंबर भाई बी बिल्कुल सही होगा। देखो, या तो तुम्हारा पहला ऑप्शन सही हो सकता है या तो तुम्हारा दूसरा ऑप्शन सही हो सकता है। तो जिसको भी लगता है भाई 50 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस होगा वो कमेंट करेगा भैया ऑप्शन ए। जिसको लगेगा कि 50 सेंटीमीटर का भाई हमारा यहाँ पर नहीं फोकस दूरी का अवतल लेंस होगा तो वो भैया ऑप्शन नंबर बी कमेंट करेगा। हर एक स्टूडेंट क्वेश्चन के आंसर को कमेंट जरूर करेंगे भाई। चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया भाई, हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है भाई, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारे पास R है, एक हमारे पास 2R है, मतलब एक R ओम है, एक हमारे पास R ओम है, दूसरा हमारे पास 2R ओम है, ठीक है। तो R ओम व 2R ओम के प्रतिरोधों को जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इसका जो कुल प्रतिरोध होता है वो R1 आता है। जब इसको हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो प्यारे साथी इसका जो कह सकते हो टोटल कुल प्रतिरोध जो आता है वो R2 आता है, ठीक है। यानी जब हम लोग इसको किस में जोड़ते हैं, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जब हमारे पास दो प्रतिरोध, एक R है एक हमारे पास 2R है, ठीक। जब इन दोनों को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, किसमें, श्रेणी क्रम में जब इनको जोड़ते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, जब इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं भैया तो ये R1 आता है। और जब इन दोनों को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो ये R2 आ जाता है, ठीक है, R1 और R2। तो हमसे यहाँ पर कह रहा है भाई कि जो R1 और R2 आ रहा है इसका रेशियो कितना होगा, इसका रेशियो कितना होगा, R1 व R2 का रेशियो कितना होगा। तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप इसका आंसर करके देख लेना एक बार, ठीक है। आप इसका आंसर एक बार करके देख लेना, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा 9/2 ओम, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही होगा। और ये क्वेश्चन तुम्हारे प्रीवियस ईयर में देख लेना कितनी बार पूछा गया है। तुमको अगर यकीन नहीं हो रहा है तो इस क्वेश्चन को एक बार प्रीवियस ईयर वाली कोई भी एक पेपर उठाना और देखना कितनी बार ये क्वेश्चन तुम्हारा पूछा गया है। चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। बताइए, थोड़ा सा बताइएगा, मैं पानी पी लेता हूं। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है प्यारे साथी, वो किसकी, इसका मात्रक जो होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है इसका जो मात्रक होता है वो मुझे बताना है। तो देखिए, टेस्ला, ओम, एम्पियर, वोल्ट मीटर, ये 4 ऑप्शन दिख रहे हैं भाई। अब यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट को इसका जो बिल्कुल सही आंसर लगाना है, टिक, वो लगाना है टेस्ला। टेस्ला जो होता है किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, इस बात को आप गांठ बांध लीजिएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि भाई एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। तो जो एक गतिमान आवेशित कण होता है वो क्या उत्पन्न करता है भाई, तो एक गतिमान आवेशित कण एवरी टाइम हमेशा चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र दोनों उत्सर्जित कह लो या फिर उत्पन्न करता है। तो हमारे पास कोई गतिमान आवेशित कण है तो वो क्या क्या उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। इस वजह से हमारा जो आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा वाला, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब का अनुमतांक तुमको यहाँ पर कह सकते हो 220 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। और अगर मैं विद्युत बल्ब के वाट की बात करता हूँ तो 100 वाट का है, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ कि इस विद्युत बल्ब जो कि हमारा 100 वाट का है, पहले तो इसको मैं 220 वोल्ट पर जला रहा था, लेकिन मैंने इस बार क्या किया, इस 220 वोल्ट को हटा दिया, मैंने इसको कम कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं इसको 110 वोल्ट में जलाऊंगा। तो जब मैं इसको 110 वोल्ट की कह सकते हो कि अनुमतांक के साथ जोड़ देता हूँ, तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होगी वो आपको बतानी है। मतलब इस बार इसका जो वोल्टेज होगा, वाट होगा, वो कितना होगा, ठीक है, शक्ति कितनी होगी बताना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर लगेगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 25 वाट, ठीक है। एक बार देख लेना इसको। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। जितने भी स्टूडेंट्स क्लास को यहाँ तक देखना है, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा भाई, आपको बस क्लास को देखते जाना है और पीडीएफ की टेंशन नहीं लेनी, क्वेश्चन नहीं नोट करना। अगर आपका मन नहीं है तो मत नोट कीजिए। आपको अगर इसका पीडीएफ लेना है तो जो मैंने आपको तरीका बताया कि आपको कुछ नहीं करना, बायो में लिंक पड़ा हुआ है,
डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम पेज का, ठीक है, इंस्टाग्राम पेज का लिंक मैंने डाल दिया। जैसे ही आप इंस्टाग्राम F24 क्लासेस सर्च करोगे ना, उसके बायो में आपको लिंक मिलेगा पीडीएफ का, जहाँ पर मैंने हर एक सब्जेक्ट के पीडीएफ तुम्हारे लिए डाल रखे हैं, ठीक है। जाइएगा और इंस्टाग्राम पर देखिएगा, अच्छे से पीडीएफ को लीजिएगा। चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर 24 की। तो 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक और प्रतिरोध के तार का 4 बराबर भंग। एक प्रतिरोध का तार है, ठीक है, 1 ओम कह लो, या फिर एक तार के प्रतिरोध को, एक तार है जिसमें प्रतिरोध 4। तो यार देखो ऐसा है कुछ, यहां पर समझने की कोशिश करो। एक तार है और उसमें एक प्रतिरोध है। एक तार है, उसमें एक क्या है भाई, एक प्रतिरोध है। तो एक तार में एक प्रतिरोध है, जिसको हम क्या करते हैं, 4 बराबर भागों में काट देते हैं, ठीक है। फिर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, और फिर मैं क्या करता हूं कि संयोग का प्रतिरोध जो R है हो, तो अनुपात R/R' का मान क्या होगा। देखो इसको ऐसे नहीं समझ में आया तो इसको ऐसे समझो, जैसे कि मान लो मेरे पास ये कोई एक तार है, इसमें कोई एक प्रतिरोध लगा हुआ है। इतना तो समझ में आ गया ना। अब मैं क्या करता हूं कि अगर मैं इसके प्रतिरोध को R नाम दे देता हूं, इसके प्रतिरोध को मैं R नाम दे देता हूं, देन इसके बाद में फिर हमसे कहा गया था कि इस एक प्रतिरोध को 4 बराबर भागों में बांट दीजिएगा। इस एक प्रतिरोध को भैया 4 बराबर भागों में बांट दीजिएगा। मैंने कहा ठीक, बांट दिया, ठीक। ये देखो पहला, ये देखो दूसरा, ये देखो तीसरा, ये देखो चौथा। अब तो ये चारों को जब मैं निकालूंगा, इन चारों का संयोजन का प्रतिरोध, तो वो निकलेगा R'। तो ये जो R और R' जो निकला है ना, इसका तुम्हें प्यारे साथी क्या चाहिए है, इसका तुमको रेशियो यानी इसका तुमको फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए। इसका क्या चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो भैया इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, 24 नंबर का बिल्कुल सही आंसर 4 नंबर, ये हो जाएगा बिल्कुल सही। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, कि विद्युत शक्ति P तथा प्रतिरोध R से व्यक्त होता है। मतलब विद्युत शक्ति P और R को व्यक्त होता है जब विद्युत धारा व्यक्त होती है। मतलब देखो इसको थोड़ा समझाने का मतलब बताता हूँ। जब तुम्हारे पास में विद्युत धारा दे दी जाए और अगर इसके उपलक्ष्य में तुमसे पूछा जाए कि विद्युत शक्ति P और R के बीच में संबंध यानी रिलेशन क्या होगा, तो तुमको बताना। देखो क्वेश्चन कह रहा था विद्युत शक्ति P तथा विद्युत धारा विद्युत प्रतिरोध R अगर व्यक्त किया जाए, किसके संदर्भ में व्यक्त किया जाए, विद्युत धारा के संदर्भ में, तब विद्युत धारा व्यक्त होती है। तो P/R का जो रिलेशन है वो I के संबंध में ज्ञात करना है। तो I² बराबर क्या होता है प्यारे साथी, I² बराबर में होता है P/R। तो यहाँ से अगर मैं I बराबर बात करता हूँ तो √P/R हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अगर मैं देखता हूँ P/R 2 जगह दिख रहा है, इसको काट लो भाई, इसको कर लो तुम लोग केवल P/R एंड इसको बना लो √P/R। तो √P/R सही होगा, P/R सही होगा, केवल P/R हमारा सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा, क्योंकि हमने इसके अंडर को हटा दिया है। अब जैसे ही मैं अंडर के हटाऊंगा ना, तो ये केवल P/R बचेगा और ये हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसमें √P/R है, इसमें केवल P/R है। हालांकि था तो अंडर लेकिन मैंने हटा दिया, क्योंकि मुझे केवल एक ऑप्शन पेपर में सही मिलेगा, डबल नहीं मिलेंगे। इसलिए ये थोड़ा सा मिस्टेक था, मैंने सही किया। मैंने क्या किया, P/R कर दिया। अब ये गलत हो गया और ये सही हो गया। इतना चीज़ क्लियर हो गया तो आप सभी स्टूडेंट्स कमेंट कीजिएगा और बताइएगा हाँ भैया इतने क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गए। चलिए आगे ले चलते हैं, और भी क्वेश्चन हैं, मज़ेदार क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनको तैयार कर लोगे तो पेपर में इससे बाहर क्वेश्चंस आपको देखने तो मिलेंगे, लेकिन इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और तुम बस इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते जाओ और क्लास को देखते जाओ। मैं तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूंगा। जैसा कि मैंने तुमसे स्टार्टिंग में बताया था भाई कि तुमको सिर्फ कुछ नहीं करना, 200 से ज़्यादा क्वेश्चंस तैयार कर लेने हैं। और अगर तुमने 200 से ज़्यादा क्वेश्चंस तैयार कर लिए किसी भी सब्जेक्ट के MCQ के, तो भाई तुम्हें 20 में 20 चाहे साइंस हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई लाने से नहीं रोक सकता। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 26 की। चलिए
क्वेश्चन नंबर 26 की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर दिख रहा होगा तुमको कि एक समान आंख वाला, ठीक है, एक समान आंख वाला व्यक्ति है, किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है यदि वस्तु की दूरी आंख से हो। मतलब एक समान आंख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है यदि वस्तु की दूरी आंख से हो। मतलब वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए वस्तु की निम्नतम दूरी, देखो यहाँ पर थोड़ा सा कह सकते हो निम्नतम आ सकता है पेपर में, निम्नतम और कह सकते हो सर्वाधिक, ठीक है। तो जो सर्वाधिक कहाँ तक देख सकता है, अनंत तक, ठीक है, अनंत तक। एंड अगर निम्नतम की बात करें तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बात करेंगे कि एक समान आंख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है यदि वस्तु की दूरी आंख से कितनी हो, 25 सेंटीमीटर के बीच में हो, 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच में हो, तो वो ईजिली देख सकता है। बस शर्त ये है कि उसकी आंखें अच्छी स्वस्थ होनी चाहिए, तो वो 25 सेंटीमीटर से लगाकर अनंत के बीच तक वो कहीं पर भी देख सकता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। तो 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे साथी, कह रहा है कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है, अधिकतम। भाई सभी लोग बताएंगे कि कांच का जो अधिकतम अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो कांच का जो अधिकतम अपवर्तनांक होता है वो होता है बैंगनी रंग के लिए, ठीक है। हरे रंग के प्रकाश के लिए और पीले रंग के प्रकाश के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। लाल रंग के प्रकाश के लिए सबसे निम्नतम होता है, निम्नतम होता है, और अधिकतम किसके साथ में होता है भाई, बैंगनी के साथ में, ठीक है। इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो अगर मैं बात करता हूँ तो जो बैंगनी रंग होता है कह सकते हो कि ये थोड़ा सा धुंधला दिखाई देने लगता है जब कोहरा पड़ता है, लेकिन लाल रंग एकदम कह सकते हो गहरा दिखाई पड़ता है। बस यही है, इसका जो अपवर्तनांक होता है अधिकतम होता है, इसका निम्नतम होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है प्यारे साथी, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्न में से किस पौधे पर मंडल नहीं होता भाई कुछ, ये मंडल कुछ नहीं होता, मेंडल होता है। याद रखना पेपर में मेंडल ही लिख के आएगा, मंडल नहीं आएगा। तो निम्न में से किस पौधे पर मेंडल ने अनुवांशिकता संबंधी प्रयोग किए थे। कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे के सारे पेपर में आते हैं, और इनको तुमने अगर प्रिपेयर कर लिया ना तो मैं तुमसे बार बार बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में एकदम रखे हुए हैं, बस तुमको इनका रिविज़न और लर्न करना है। PDF मैं तुमको दे दूंगा फ्री में, इंस्टा पेज पर जाइएगा मिल जाएगी, बस एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है। तो मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया था अनुवांशिकता संबंधित, वो मटर के पौधे पर किया था, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। मानव जनन तंत्र के किस भाग पर कॉपर टी लगाई जाती है। तो मानव जनन तंत्र के किस भाग पर कॉपर टी जो है लगाई जाती है भाई, तो कॉपर टी जो लगाई जाती है वो लगाई जाती है मानव जनन तंत्र के गर्भाशय में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव भ्रूण किस पोषण से प्राप्त, मानव जो होता है मानव भ्रूण किस में पाया जाता है, ये भाई मनुष्य कह सकते हो कि मेल में पाया जाता है। मेल यानी कि नर जनन तंत्र में भ्रूण होता है, ठीक है। तो मानव भ्रूण जो होता है ये पोषण प्राप्त कहाँ से करता है, तो ये पोषण जो प्राप्त करता है वो करता है भाई कहाँ से करता है, तो एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 30 का इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा से क्या करता है कि अपना ये भोजन प्राप्त करता है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 30 तुम्हारा है कि एक लिंगी नर पुष्प पर नहीं पाया जाता है। तो जो एक लिंगी नर पुष्प होता है उसमें क्या नहीं पाया जाता है, तो एक लिंगी नर पुष्प में पहले तो मैं ऑप्शन दिखाता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ऑप्शन दिखाता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो तो यहाँ पर बात की गई एक लिंगी नर पुष्प की, मानव की नहीं बात की गई। किसकी बात की गई भाई, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर पुष्प की बात की गई। किसकी बात की गई थी, पुष्प की बात की गई थी, ठीक है। तो जो एक लिंगी नर पुष्प होता है, पौधा होता है, उसमें क्या नहीं पाया जाता, दल नहीं पाए जाते, वार्तिकाग्र नहीं पाए जाते, कि पुंकेसर की वार्तिकाग्र। देखो वार्तिकाग्र यहाँ पर 2 बार आ गया है तो यहाँ परागण कर लीजिएगा, परागण, ठीक है। तो आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर वार्तिकाग्र नहीं पाया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की।
जो वृक्क होता है, वृक्क, व्रत नहीं है यहाँ पर, वृक्क कर लेना, ठीक है भाई। तो मनुष्य में जो वृक्क होता है ये एक तंत्र का जो भाग है ये संबंधित है। ये किससे संबंधित है भाई, ये आपको बताना है। तो ये जो संबंधित होता है ना प्यारे साथी, ये होता है संबंधित किससे, उत्सर्जन से। ये किससे संबंधित होता है, उत्सर्जन से संबंधित होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। तो 33 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा है कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। तो फ्लोएम द्वारा अगर मैं बात करता हूं भोजन का स्थानांतरण किसके रूप में होता है, तो 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुक्रोज के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 34 है कि यकृत स्रावित करता है। तो यकृत क्या स्रावित करता है, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है यकृत स्रावित करता है। तो यकृत क्या स्रावित करता है, तो यकृत पित्तरस स्रावित करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि निम्नलिखित में एल्कीन है, एल्कीन, देखो ये एल्कीन ऐसे होता है, एल्कीन इस तरीके से, ठीक है। तो इनमें से एल्कीन कौन है, और इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैं तुमको पहले करा चुका हूं। अब जो मैं तुमको बताता हूं देखने कितना तुमको अच्छे से समझ में आता है। मैंने तुमको बताया था स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन को कि जो बेटा एल्कीन होता है उसके कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। तुम कहोगे वाह भैया मज़ा आ गया। आप तो क्यों मज़ा आ गया, क्योंकि तुमको ये क्वेश्चन दोबारा पढ़ने को मिल गया और तुमको पहले से ही इसका आंसर पता था, तो तुम्हारा रिवीजन हो गया। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ इस क्लास को एक बार और रिपीट मोड में थोड़ा सा इसका स्पीड बढ़ा देना और देख लेना, और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और इस सारे क्वेश्चंस, और इसके बाद में एक काम और कर लेना कि मेरी इस पीडीएफ के, इस क्वेश्चंस की पीडीएफ को फ्री में लेने के लिए F24 क्लासेस इंस्टा पेज को ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा जा करके, और उसके जो बायो में लिंक मिलेगा वहाँ पर तुमको सारे पीडीएफ मिलेंगे, ठीक है। चलो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 36 तुम्हारा है कि क्लोरीन अणु में उपस्थित आबंध होता है। तो जो क्लोरीन तुम्हारा अणु होता है इसके बीच में जो आबंध पाया जाता है वो कौन सा आबंध होता है भाई, एकल सह संयोजक आबंध। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाती। ऐसी कौन सी धातु है जो हाइड्रोजन नहीं विस्थापित कर पाती, वो भी अम्ल से। तो ऐसी कौन सी धातु है, उस धातु का नाम बताना है जो कि अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाती है, ठीक है। चलिए मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ। तो अगर आप ऑप्शन पर नज़र डालेंगे भैया तो Fe दिख रहा है, जिंक दिख रहा है, मैग्नीशियम दिख रहा है और आपका कॉपर दिख रहा है, ठीक है। इन चार में से अगर मैं बात करता हूं कि ऐसी कौन सी धातु है जो तुम्हारी कॉपर कह सकते हो कि अम्ल से हाइड्रोजन नहीं विस्थापित कर पाती, मतलब जैसे ही वो अम्ल से अभिक्रिया करेगी वो H2 गैस नहीं विस्थापित कर पाएगी, तो वो तुम्हारी जो धातु होती वो कॉपर होती। बाकी फेरस, जिंक और मैग्नीशियम ये सारी की सारी हाइड्रोजन को बाहर निकाल देंगे, कॉपर तुम्हारा नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। मज़ेदार क्वेश्चन था, बहुत आता है पेपर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है भाई। इस क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आप हमें कमेंट करके HW में बताएंगे। चलिए कमेंट करिए सभी के सभी प्यारे साथी कि इसका आंसर क्या होगा। तांबा, पोटेशियम, सोना, एल्युमिनियम। मैंने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी तुमको बता दिया था पहले, अब यहाँ पर तुम्हें बताना इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि NTP पर अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ऐसी कौन सी अधातु है जो कि NTP पर द्रव अवस्था में पाई जाती है भाई। इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर ब्रोमीन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा है आज की क्लास का। एक रिएक्शन यानी एक अभिक्रिया दे दी गई है, Fe2O3 यानी फेरस ऑक्साइड एल्युमिनियम से अभिक्रिया करता है और एल्युमिनियम डाइऑक्साइड यानी Al2O3 बना लेता। फिर से समझना थोड़ा सा अच्छे से। हमारा फेरस ऑक्साइड Fe2O3 एल्युमिनियम से अभिक्रिया कर रहा है, किससे, एल्युमिनियम से, और फलस्वरूप ये इस बार एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ जा रहा है। देखो
Al2O3 और ये फेरस बाहर निकल जा रहा है। तो कह रहा है ये जो रिएक्शन, ये जो अभिक्रिया दिख रही है जिसमें Al ने Fe को ऑक्सीजन के विलय से निकाल के बाहर फेंक दिया है। देखो एल्युमिनियम ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ में जुड़े Fe को बाहर निकाल दिया और खुद उसके साथ में जुड़ गया। और इस रिएक्शन को बोलते हैं प्यारे साथी क्या क्या बोलते हैं? विस्थापन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी विस्थापन अभिक्रिया इसको बोलते हैं। और इस तरीके से स्टूडेंट देख सकते हो कि आज की इस क्लास में आप सभी के सामने मैंने 40 क्वेश्चन डिस्कस किए। ठीक है, ये जो 40 क्वेश्चन मैंने आज की इस क्लास में डिस्कस किए हैं, इनको क्या करना, रिपीट मोड में एक बार और देख लेना और एक काम और कर लेना थोड़ा सा, कि आपको बस कुछ नहीं करना कि इसकी फ्री में पीडीएफ मैं दे रहा हूँ, जिसकी पीडीएफ तुमको इंस्टा पेज F24 क्लासेस पर मिलेगी। और कैसे मिलेगी, जब तुम F24 क्लासेस इंस्टा पेज के बायो में दिए गए लिंक, बायो में ही जैसे ही F24 क्लासेस इंस्टा पेज को खोलोगे तुरंत तुम्हें बायो दिखेगा और बायो में एक लिंक मिलेगा, बस क्लिक करोगे और आपको पीडीएफ वाला सेक्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इतना काम कर लेने से अगर पीडीएफ वाला सेक्शन नहीं मिलता है तो तुमको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, और टेलीग्राम में अगर तुम जाओगे तो वहाँ पर तुम्हें सब कुछ मिलेगा, वीडियो मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो बस इतना कर लेना है, तुम्हारे यहाँ से पीडीएफ तुमको मिल जाएगा। बाकी 40 क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट थे आज जो मैंने डिस्कस किए। इसके अलावा मैंने तुमको बताया कि मैं तुमको टोटल 200 क्वेश्चन दूंगा जिनको तुम्हें तैयार करना है। ठीक है, तो क्लास पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।